नमस्कार, प्रणाम सभी भाइयों को। आज एक मुद्दा है जो गोरखपुर से पाटलिपुत्रा तक वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हुआ है उसके बारे में। नवभारत टाइम्स ने एक लेख डाला है आज कि एक पैसेंजर गाड़ी से भी बदतर हाल वंदे भारत की हो गई है। क्यों हो गई है, इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। क्या वंदे भारत के नाम पे हम लोगों को ठगा गया है? इस चीज को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वंदे भारत जो गोरखपुर से पाटलिपुत्रा तक जाती है 7 घंटे 40 मिनट का समय लेती है और इसका किराया है एग्जीक्यूटिव क्लास का 1820 और पैसेंजर क्लास का 800 या 900 के अप्रोक्स है। अब बताइए, जो गोरखपुर से या पाटलिपुत्रा तक जाती है उसका एवरेज स्पीड है 54 यानी 54 का स्पीड देती है। जो अच्छे पैसेंजर गाड़ी भी होती है उसका स्पीड उससे अच्छा होता है। वही इंटरसिटी की बात किया जाए तो इंटरसिटी का जो एवरेज स्पीड होती है 60 की होती है। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मोतिहारी से ये ट्रेन खुलती है, पाटलिपुत्रा तक जाने में 3 घंटे 35 मिनट का समय लेती है और ये 2 स्टॉपेज पर रुकती है, मात्र 2 स्टॉपेज पे रुकती है। वंदे भारत जो मोतिहारी से खुलती है और पाटलिपुत्रा तक जाती है समय लेती है 3 घंटे 35 मिनट और मात्र 2 स्टॉपेज पर रुकती है। वहीं मोतिहारी से इंटरसिटी एक्सप्रेस खुलती है जो समय लेती है 3 घंटे 30 मिनट और टोटल 9 स्टॉप पे रुकती है। अब बताइए, इंटरसिटी एक्सप्रेस है, वंदे भारत जो महत्वाकांक्षी जो ट्रेन खुली हुई है जिसके नाम पे बड़े बड़े नेता आते हैं, वोट बैंक करते हैं, वोट लेते हैं, विकास की रफ्तार बताते हैं, जो इंटरसिटी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा टाइम लेती है। जहां पे इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो किराया है जो 560 रुपया है, इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो किराया है मात्र 75 रुपया है, जो मोतिहारी से खुलकर पटना जाती है। वहीं वंदे भारत का है जो चेयर का है प्राइस है 560 रुपया है, यानी 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना से भी ज्यादा है। अब ये ट्रेन खुली किसके लिए है? क्या इस पे गरीब क्लास इस पे सफर कर सकते हैं? गरीब तो छोड़िए, मिडिल क्लास भी इस सफर नहीं कर पाएंगे। जहां पे आपको गोरखपुर से खुल रही है, आपको ट्रेन खुल रही है और पाटलिपुत्रा जाती है, वहां पे आपको 2400 रुपये 1800 रुपये ले रही है। यानी 4 लोग अगर गाड़ी में जाते हैं तो अपने शायद नेटवर्क कम हो गई है। जो गोरखपुर से ट्रेन खुलती है पाटलिपुत्रा तक वंदे भारत 1860 रुपये लगती है। वहीं गोरखपुर से जो पाटलिपुत्रा एक एक्सप्रेस चलती है उस पे लगती है आपको मात्र 320 रुपये, जो पटना के उस रूट से चलती है, दूसरी रूट से चलती है। अब बताइए इस पे सफर कौन करेगा? एक और रिकॉर्ड बताएंगे हमारे भैया जो आप किराए के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, जो वंदे भारत आई है हमारे गोरखपुर से पाटलिपुत्र के लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि वंदे भारत जो है वो गुजरात से भी चलती है मुंबई के लिए, जो गुजरात के गांधीधाम से शुरू होकर के मुंबई सेंट्रल तक जाती है। तो वहां की जो दूरी है वो 543 किलोमीटर है और उसका जो एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया है वो 2415 रुपया है। यानी आपको गुजरात से अगर मुंबई जाना है वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास में तो आपको पर किलोमीटर 4 रुपया 45 पैसा देना होगा। लेकिन वही वंदे भारत की स्पीड भी बिहार में सबसे कम है, सबसे खराब स्पीड जो है उसका बिहार में है। और गोरखपुर से आप जब पाटलिपुत्र आएंगे तो इसकी दूरी मात्र 384 किलोमीटर है और जब आप एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठेंगे तो आपको 1820 रुपया देना होगा। यानी 1 किलोमीटर का जो है 4 रुपया 75 पैसा बिहारियों को देना पड़ेगा। क्या बिहार के लोग गुजरात के लोग से ज्यादा पैसा कमाते हैं या यहाँ पर ज्यादा फैक्ट्रियां लग गई है कि ये 30 पैसा का झोल बिहारियों के साथ क्यों हुआ है? यहाँ तो बिहारियों का 4 रुपया होना चाहिए। अगर गुजरात के लोगों का 4 रुपया 45 पैसा है तो बिहार का 4 रुपया होना चाहिए, क्योंकि बिहार जो है गुजरात से बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। समझिए कि एकदम नाम मात्र का बिहार है। अभी गुजरात में एक शहर है जिसमें लोग 2030 में रहना चालू होंगे और उस शहर में अभी एक कंपनी 91,000 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट कर चुकी है। लेकिन बिहार में 13-14 करोड़ की जनसंख्या वाला बिहार में कितनी कंपनियां आकर के यहाँ पैसा इन्वेस्ट करती है? तो बिहारियों को जो इंटरसिटी ट्रेन चलती है वहां से
उसके जगह पर भले ही एक और ट्रेन गोरखपुर से पाटलिपुत्र के लिए कर दिया जाता, हो सकता था भीड़ कम हो जाता। लेकिन वंदे भारत में आप समझ लीजिए कि गरीब परिवार तो छोड़ ही दीजिए, नॉर्मल परिवार भी कोई नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि किराया इतना महंगा है। चलिए किराया भी महंगा है, उससे भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि पैसा आप ज्यादा भी लेते हो और सर्विस आपका सबसे ज्यादा खराब है। एक नवभारत टाइम्स ने एक खबर चलाया है जिसमें लिखा हुआ है, यह ट्रेन गोरखपुर से पाटलिपुत्र का 384 किलोमीटर का सफर 7 घंटे में पूरा कर रही है। इस हिसाब से इसकी औसत रफ्तार करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो पूरे भारत में रिकॉर्ड बना चुकी है। वंदे भारत जो एक्सप्रेस चल रही है, जो गोरखपुर से पाटलिपुत्र के लिए चल रही है, यह पूरे भारत में सबसे धीमी रफ्तार चलने वाली वंदे भारत ट्रेन ने रिकॉर्ड बना दिया है, वो भी बिहार में। जहां पे आपको एक और खबर छापी है, जहां पे गुजरात में एवरेज स्पीड इसका 95 किलोमीटर प्रति हावर है, वहीं पे जो बिहार में चल रही है, जो चंपारण में चल रही है, इसका 54 है, यानी बिल्कुल आधी हो गई है। ऐसा क्यों भैया? जहां पे गुजरात में जो वंदे भारत चल रही है उसका एवरेज स्पीड है 95 का, और जो चंपारण में चल रही है, जो बिहार में चल रही है, उसका एवरेज स्पीड है 54 का। और यहां से ज्यादा, गुजरात से ज्यादा किराया यहां पे है, स्पीड भी कम है, समय भी ज्यादा लग रहा है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? आखिर क्यों? जहां पे आपको गुजरात में टोटल 16 वंदे भारत चलती है, वहीं पे बिहार में टोटल 7 वंदे भारत चलती है। इतना गैपिंग क्यों होती है? मगर ये ऐसा बिहारियों के साथ ऐसा क्यों? जनसंख्या के मामले में भी बिहार आगे है। यहाँ का नेता भी, बिहार के नेता हर पार्टी में है और अच्छे से पोजीशन पे है। बिहार के लोग पूरे भारत के राजनीतिक में एक अच्छी पहचान भी बनाए हैं। लेकिन बिहार के लिए ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बिहार के लिए ऐसा क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्या सिर्फ हम बिहारी सिर्फ दूसरे राज्य को निर्माण करने के लिए बना हुआ है? ये हम सभी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नहीं अगर सोचेंगे तो हम दूसरे राज्यों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अपने बिहार को जहां पे है वहीं पे हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। आज बिहार का हर एक परिवार में हर तीसरा आदमी दूसरे राज्य पर डिपेंड है। आज पूरे बिहार में हर तीसरा आदमी दूसरे राज्य पर डिपेंड है। ऐसा क्यों? एक परिवार में, यही बिहार है, एक परिवार को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक परिवार में अगर 4 आदमी है तो बाप गुजरात में कमाता है, बेटा तमिलनाडु में कमाता है, दूसरा बेटा महाराष्ट्र में कमाता है, तीसरा बेटा पंजाब में कमाता है। ये दर्द कौन समझेगा और क्यों नहीं समझ में आती है? 1984 से पहले यही बिहार हुआ करता था, जहां पे दूसरे राज्य बिहार पे डिपेंड हुआ करते थे। आप कभी गूगल पे सर्च मारिएगा, 1984 से पहले दूसरे राज्य के लोग बिहार पे डिपेंड करते थे, बिहार में आकर रोजगार करते थे। वही 1984 के बाद किसकी नजर लग गई? आखिर कौन से उन लोग आ गए जहां पे बिहार को नजर लग गई, जहां पे बिहार को मजदूरों को राज बना दिया गया, मजबूरों की राज बना दिया गया? क्यों नजर लग गई? और वो कौन से लोग हैं जो आज हम हर साल कम से कम 5 लाख लोग हर साल बढ़ोतरी होती है पलायन में। आज बिहार के लोग कौन से राज्य में काम नहीं करते हैं? जम्मू कश्मीर से लेकर, गोवा से लेकर, केरला से लेकर, हर जगह छोटे छोटे राज्य, जो बिहार से बिल्कुल एक चंपारण इतना छोटा राज्य भी है गोवा, वहां पे भी बिहारी वहां पे काम करते हैं। आखिर बिहार में कोई संसाधन की कोई कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बिहार में सबसे कम लेबर कॉस्ट बिहार में पाया जाता है, बिहार के लोग ही हैं। बिहार में ना जल की कमी है, ना लेबर की कमी है, ना यहाँ पे विद्वानों की कमी है, ना यहाँ पे अमीरों की कमी है, सब कुछ है। लेकिन बिहार की जीर्णोद्धार कौन करेगा? जब हम लोग पलायन पे बात करते हैं तो पलायन सिर्फ चुनाव तक ही सीमित होती है। जब चुनाव आती है तो सारे दल के नेता लोग पलायन पे बात करते हैं, पलायन को रुकना चाहिए, पलायन पे बात करते हैं। जैसे चुनाव खत्म हो जाती है, पलायन नाम की जो जहर है, पलायन जो हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। जैसे ही चुनाव आती है तो हम लोग पार्टी जाति में बढ़ जाते हैं। जैसे चुनाव खत्म हो जाती है तो वही पार्टी जाति वाले ट्रेनों में ठुस के दूसरे राज्यों पर डिपेंड होकर दूसरे राज्यों में गाली सुनने के लिए जाते हैं। तो
ये सब हम लोग को जानना चाहिए और समझना चाहिए। आखिर ये चुनाव है, जो लोग इसके पहले विकास के नाम पे वोट लिए थे उनसे सवाल कीजिए, उनके आंखों में आंखों डालकर सवाल कीजिए, हाँ क्यों नहीं हुआ। हमारे घर का जो चिराग है दूसरे राज्यों में क्यों काम करने जाता है। आप तो नेताजी बोले थे कि हाँ यहाँ पे रोजगार पैदा करेंगे, आखिर क्यों नहीं हो पाया। 5 सालों में आपने क्या किया। आपकी संपत्ति कितनी बढ़ गई, हमारी संपत्ति कितनी बढ़ गई, इस पे चर्चा करना चाहिए। तो नेताजी यहाँ तो नेताजी जो लोग हैं स्कॉर्पियो में घूमते हैं तो उनके भाई साहब इनोवा में घूमते हैं, XUV 500 में घूमते हैं। जिस नेताजी के पास कुछ नहीं था वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। तो क्षेत्र का भी विकास देख लीजिए और उन लोगों का भी विकास देख लीजिए एक बार कि उनका विकास कितना हुआ है। जब वो विधायक नहीं बने थे तो उनकी संपत्ति कितनी थी, आज उनकी संपत्ति कितनी है। तो समझना होगा और बिहार तभी बदलेगा जब सभी लोग एक साथ मिलकर किसी अच्छे नेता का चुनाव करें। जाति पार्टी पे मत जाइए। आपके क्षेत्र का कौन सा ऐसा युवा है जो आपके लिए बेहतर काम कर सकता है, जो आपके क्षेत्र की समस्या को जाकर के विधानसभा में आवाज उठा सकता है। चंपारण के कई गो नेताजी लोग आप देखे हैं कि विधानसभा में जाने के बाद वहां अपने क्षेत्र की समस्याएं लोग बताते हैं। अगर है वीडियो तो बताइए। इस सारी चीजों पर सोच विचार करके आप लोग अब की बार वोट कीजिए, ताकि बिहार के युवाओं का, ठीक है चलिए अगर बिहार के मान लीजिए 2 करोड़ युवा बाहर काम कर रहे हैं, हम नहीं 2 करोड़ युवाओं को बिहार में रोजगार दे सकते हैं तो कम से कम 50 लाख को तो दे सकते हैं, 20 लाख को तो दे सकते हैं 5 साल में। तो जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे जाहिर सी बात है कि बिहार के युवा नहीं जाएंगे दूसरे राज्य में काम करने। एक भी फैक्ट्रियां यहाँ नहीं खुलती है, जो पहले से चालू थी वो भी बंद हो चुकी है। हमारे कुमारबाग का स्टील प्लांट देख लीजिए, आज बंद पड़ा है। आखिर उसमें पैसा लगा ना, नेताजी का तो पैसा लगा नहीं था, जनता का ही पैसा था, लगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाया। तो आगे गुंजन भैया आप बात करेंगे। देखिए, ये जो वंदे भारत ट्रेन है, ये बिहार में चुनाव है आगामी 2-4 महीने बाद, तो ये बिहार के इनोसेंट लोगों के लिए एक प्रलोभन है कि भाई हम भी एसी में सफ़र करेंगे। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते, बड़े स्तर के जो नेता हैं, जो महंगी महंगी गाड़ियों में एसी ऑन करके चलते हैं, ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि बिहार नेताओं के द्वारा यही कहा जाता है कि बिहार जो है गरीब राज्य है, यहाँ लेबर क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं। अब आप हमको बताइए कि जो व्यक्ति गोरखपुर से पाटलिपुत्रा जाएगा वो लगभग 1200 रुपये 1860 रुपये अगर पे करेगा, तो उस सिचुएशन पे अगर कोई चंपारण से पाटलिपुत्रा जाता है तो 600 समथिंग रुपये पे करेगा। अगर मान के चलिए, एक मोटा मोटी अंदाजन हम बता रहे हैं कि हम 5 लोग पाटलिपुत्रा के लिए सफर कर रहे हैं, तो हमारा किराया कितना होगा? 6-25 3,000 रुपये जो है वो हमारा किराया होगा। और हम जाएंगे, एक तरफ से 3,000 हमारा किराया होगा। अगर हम चंपारण से पाटलिपुत्रा के लिए सफर करते हैं, अगर हमें पटना कोई काम है और हम 5 हमारे घर के सदस्य हैं और मैं जब पाटलिपुत्रा जाता हूं तो एक तरफ से हम किराया देंगे 6,000 रुपये अगर चेयर कार का। और जब कौन बोला स्कूटी वाला, अगर हम स्कूटी वाले एक्सक्यूटिव वाले पे अगर सफर करते हैं तो 1260 रुपये एक आदमी का देंगे। तो अगर हम इधर से जाते हैं नॉर्मल चेयर कार पे तो 3,005 लोग सफर करेंगे पाटलिपुत्रा में। काम हमने अपना खत्म कर लिया, पाटलिपुत्रा से सफर करेंगे फिर चंपारण के लिए तो 3,000। मेरा 6,000 रुपये जो है एक दिन में चला गया। अगर मैं बस से सफर करता हूं तो 350 रुपये, उसमें भी एसी रहता है, ऐसा नहीं कि एसी नहीं रहता है। और कम समय में हमारा चंपारण से लेकर पाटलिपुत्रा का सफर रहेगा लगभग 5 से 6 घंटे। और बस से सफर करेंगे तो हमारा सफर का ड्यूरेशन रहेगा 3.5-4 घंटे। तो किराया भी मेरा बस का कम लगा, समय भी मेरा कम लगा, पैसा भी मेरा कम लगा। अगर हम वंदे भारत से सफर करते हैं तो मेरा पैसा भी ज्यादा लगा, समय भी ज्यादा लगा। फास्ट दुनिया हो गई है, सब कुछ समय बचाना चाहता है। तो आप हमको एक कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन इतना पैसा लगा के जो है वो वंदे भारत से सफर करेगा। सरकार ने जो है बिहार के लोगों को एक मुलाबा दिया है कि इस लालच से लोग जो है, जिस तरह से जब चुनाव आता है तो राशन 5 किलो की जगह पर 5.5 किलो 6 किलो कर दिया जाता है, प्लस चुनाव के 2-4 महीने पहले राशन फ्री कर दिया जाता है। मुलाबा बिहार के गरीब तबके के लोगों को दिया जाता है। वही मुलाबा वंदे भारत नाम को दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा इतने हाई फाई ट्रेन है और अपने मने जो है गेट खुल जाता है, अपने मने जो है गेट बंद हो जाता है, तो लोग अरे दादा रे दादा
ये तो अपने मन के टवा खुलत है, रे दादा बड़ा बढ़िया ट्रेन बा, लेकिन जब पाकिट टोया जाता है तो दादा रे दादा बड़ा महंगा पैसा बा रे दादा, के एकरा से सफर करी। ये बिहार के गरीब तबके के मिडिल क्लास के लोगों की भाषाएं हैं। उससे भी ज्यादा अगर हम मिडिल क्लास के लोग वीआईपी बनेंगे तो 3500 रुपए में फर्स्ट क्लास स्कॉर्पियो बुक करेंगे और यहाँ से सफर करेंगे पटना, और वहां से फिर चले आएंगे, और उसमें सीट जो है वीआईपी तरीका से 3 से 4 आदमी जाएगा, अब पटना अपना काम धाम करके चलाएगा। तो मुझे ये बताइए कि वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर से पाटलिपुत्र चलाकर बिहार के उन तमाम वर्गों के ऊपर तमाचा है कि नहीं है? हमको सीधा सिंपल ये बात बता दीजिए। अगर आपको चलाना था वंदे भारत ट्रेन चलाते और उसका किराया 100, 110, 20 के आसपास में रखते, हार्डली 150 से 200 रखते, तो बिहार के लोगों को एक आसानी होती, क्योंकि इंटरसिटी का भी किराया 80 रुपया है। अगर चंपारण से हम पाटलिपुत्र जाते हैं तो 80 रुपया देंगे। अगर 80 रुपए की जगह पर आप 150, 200 कर देते, तब माना जाता है कि हाँ सरकार जो है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार जो है बिहार के लोगों के बारे में सोच रही है, गरीब लोगों के बारे में सोच, लेकिन नहीं, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार बस एक ही मात्र उनका एक लक्ष्य है कि बिहार से ठूस ठूस कर लेबर दूसरे राज्य में भेजा जाए और उसका इकोनॉमी स्ट्रांग किया जाए। बाकी पेज के जो ऑनर हैं हमारे करण जी, वो अपना देखिए वंदे भारत चली है, अच्छी बात है, खुशखबरी है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है, हम लोगों का सवाल ये है कि यह जो सबसे धीमी रफ्तार चलने वाली वंदे भारत अभी, हाँ मेरा जो सवाल है ये सवाल है कि जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह रिकॉर्ड जो सबसे धीमी रफ्तार चलने वाली वंदे भारत, क्या बिहार में ही रिकॉर्ड बनाने वाली थी? किसी और राज्य में भी बना सकती थी। लेकिन आज सारे अगर नोभा टाइम्स से लेकर दैनिक जागरण से लेकर सारे ने छापा है कि यह ट्रेन भारत की सबसे धीमी रफ्तार चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है, जिसकी एवरेज स्पीड है 54। अब बात करते हैं चनपटिया के, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की मूलभूत जो लोगों में जो आक्रोश है, चाहे लोगों की जो चाहते हैं यहाँ पे विकास हो, वह है चनपटिया चीनी मिल, कुमारबाग स्टील प्लांट, और यहाँ पे जो चनपटिया रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे अभी तक कोई भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पे ट्रेन नहीं रुकती है। चनपटिया चीनी मिल की बात करें तो यहाँ पे लगभग सालों से, लगभग कई सालों से, और कितने चुनाव इस पे बीत चुके हैं। नेताजी आते हैं, इसके वादा करते हैं कि हाँ चनपटिया में चालू होगा, हर चुनाव में होती है, हर चुनाव में चनपटिया के जितने भी लोग हैं सबको पता है, हर चुनाव में बस एक ही वादा होती है कि चनपटिया चीनी मिल चालू होगा, लेकिन चालू नहीं होती है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो स्टील प्लांट है, कुमारबाग स्टील प्लांट, इसमें दैनिक जागरण का एक रिपोर्ट है जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च करके 2009 में यह बनकर तैयार हुआ था। 100 करोड़, यानी बिहार के लोगों के द्वारा टैक्स के दिया हुआ 100 करोड़ रुपया देकर यह स्टील प्लांट चालू हुआ था, और कुछ दिनों में ही यह बंद कर दिया गया। यानी 100 करोड़ में बिहार के लोगों को, चंपारण के लोगों को ठगा गया। यहाँ पे रामविलास पासवान जी आए थे तो वहां बोले थे कि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, पक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुमारबाग के लोग तो और चंपारण के लोग तो बहुत खुशी हुई होगी कि हाँ 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन यह कुछ दिनों के बाद ही बंद हो पड़ा। अब किस कारण बंद हुआ ये आप सभी को पता है, कौन नहीं प्रचालन कर पाया आप सभी को पता होगा। तीसरी है यहाँ पे है कि चनपटिया जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है। क्या चनपटिया चंपारण में नहीं आती है? क्या चनपटिया बेतिया लोकसभा में नहीं आती है? क्या चनपटिया का नेता इतना हम लोग कमजोर हो चुके हैं कि चनपटिया में एक भी एक्सप्रेसवे, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रोक सकते हैं? क्या हम इतनी आवाज नहीं उठा सकते हैं ताकि चनपटिया में एक एक्सप्रेसवे ट्रेन का रुकावट हो? इससे थोड़ा बहुत 19-20 सुगौली रेलवे स्टेशन, मगर सुगौली बाजार है, थोड़ा बहुत 19-20, 21-22, इससे ज्यादा मगर बाजार मार्केट है, इससे थोड़ा बहुत बड़ा मार्केट है बगहा का। वहां पे लगभग सारी ट्रेन वहां पे रुकती है, चाहे सुगौली की बात किया जाए चाहे बगहा की। लेकिन वही चनपटिया जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे सौतेला व्यवहार ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यहाँ पे इतना हमारे नेता, चाहे हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि इतने मौन हो चुके हैं कि चनपटिया से कोई मतलब ही नहीं है? क्या चनपटिया के लोग ऐसे ही वोट दे देते हैं? उनको पता है, नेताजी को पता है कि हम काम करें या ना करें, चनपटिया के लोग भोले भाले होते हैं, हमको ऐसे ही वोट मिल जाएगी, तभी तो आवाज नहीं उठाते हैं ना। अगर उनको ऐसा लगता है तो ठीक है,
अगर हम में आवाज उठाने की ताकत है तो आवाज उठाया जाए कि आखिर चनपटिया रेलवे स्टेशन पर एक भी एक्सप्रेसवे ट्रेन क्यों नहीं रुकती है, चनपटिया रेलवे स्टेशन का क्यों नहीं उसका डेवलपमेंट हो पाती है। आज चनपटिया मार्केट में घुसा जाए तो 4 व्हीलर तो छोड़ दीजिए, एक मोटरसाइकिल निकालने में कभी कभी शाम को प्रॉब्लम होती है, तो इसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाती है। तो ये सारी मुद्दाएं हैं और आप सभी को एक बार विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनना चाहिए ताकि आपकी आवाज को बुलंद तरीके से विधानसभा के पटल पे आवाज उठाए। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई भी आए एक लेटर लिख के जाए, पीए उसके लेटर लिखेंगे और जाएंगे विधानसभा में 2 लाइन बोलेंगे और उसी चीज को पूरे 5 साल तक डालते रहेंगे, फेसबुक पर डालते रहेंगे, मैंने ये बोला, ये आवाज उठाया। अरे आवाज ऐसा उठाए अपने अधिकार को, अगर अधिकार नहीं मिलता तो अधिकार को छीनना सीखिए। जब तक अधिकार को छीनना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम लोग को अधिकार कोई देता नहीं है। इस चीज पे अमित भाई कुछ बात करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। करण भाई का पेज है और हम लोग बैठे हुए थे। अब चलिए चुनावी चर्चा ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है और सब नेता लोग पार्टी कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। विकास जाए तेल लेने, पार्टी कार्यालय का चक्कर लगाओ। सभी लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके जिनके दिल के अंदर चुनावी फूल खिल रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। चनपटिया से हम भी हैं और मेरा अधिकार है कि चनपटिया में मैं बोलूं, चनपटिया के नेताओं से अपना हक मांगूं। तो अभी देखिए चुनाव आने वाला है और चनपटिया का हॉट पॉइंट बनेगा चनपटिया चीनी मिल। चनपटिया चीनी मिल फिर लगेगा कि कल से चालू हो जाएगा, परसों से चालू हो जाएगा। तमाम सारे नेता लोग आएंगे, वादा करेंगे। पिछले साल भी चुनाव में बहुत सारे नेताजी लोग वादा किए थे कि चनपटिया चीनी मिल चलाएंगे तब वोट मांगने आएंगे। वो नेताजी भी दिखाई देंगे। आप लोग पोस्टर का कटिंग रखे रहिएगा, पेपर में कटिंग है हम लोग के पास, सोशल मीडिया पूरा वायरल भी हुआ था। तो आप लोग भी ई सवालवा कम से कम उन नेताजी से पूछ लीजिएगा कि नेताजी आप पिछली बार वोट मांगने आए थे तो बोले थे चनपटिया चीनी मिल चलाएंगे तबे दोबारा आएंगे। तो एक बार तो हो गया, इस बार भी आएंगे नेताजी? तो ये सवाल आप लोग पूछ लीजिएगा। दूसरा कि अभी वंदे भारत ट्रेन पे तमाम भाई लोग मेरे चर्चा की है। वंदे भारत ट्रेन, तो ये जाहिर सी बात है कि जो ट्रेन हमारे बिहार में गोरखपुर से पटना के पाटलिपुत्रा के लिए जो चल रहा है, वो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे धीमी ट्रेन है। और क्योंकि वो ऐसे ऐसे जगह पे रुक रही है, लेकिन एक चनपटिया में शायद, चनपटिया में नहीं रुक रही है, बगहा रुक रही है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, बगहा के बाद आज ये नरकड़ियागंज रुक रही है, चनपटिया नहीं रुक रही है, सुगौली रुक रही है, मोतिहारी रुक रही है, इससे बेतिया रुक रही है। तो चनपटिया में भी रुकना चाहिए क्योंकि सुगौली एक विधानसभा पड़ता है, सुगौली में रुक रही है। बगहा विधानसभा है तो वहां रुक रही है। जिला मतलब जिला तो नहीं है, वो भी थी नरकड़ियागंज एक विधानसभा है, रुक रही है। तो जब 2 मिनट रुकना है तो यहाँ पे भी नेताजी लोग रुकवाए। और जिस समय वंदे भारत ट्रेन चल रहा था, तमाम सारे नेता लोग श्रेय लेने में जुट गए थे। हम चलवाया, हमने यहाँ रुकवाया, हमने ये करवाया, हमने वो लग रहा था कि वो तांबा का मेडल मिलने वाला। तो एक मेडल चनपटिया के नाम से भी चनपटिया के लोग भी चढ़ना चाहते हैं। और चलिए अब दूसरी बात मैं आपको कर दूं, वंदे भारत ट्रेन आपने चालू करवाया, उसका टाइमिंग वही 3.5 घंटा 4 घंटा जो भी लग रहा है वो लग रहा है। दूसरे चीज कि वो भारत की सबसे धीमा चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है। किराया आपको 620 रुपया है, 1206 रुपया है बेतिया से पाटलिपुत्र का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे हिसाब से ये होता है कि हम अगर इंटरसिटी पकड़ते हैं तो उसी टाइम में चल जाते हैं, 70 रुपया किराया लगता है, 70-75 रुपया है। मैं तो कभी गया नहीं हूं, लेकिन मुझे अनुमान से लगता है कि 70-75 रुपया एक आदमी का किराया है। तो जो नेताजी लोग श्रेय ले रहे थे वंदे भारत नहीं चाहिए भाई वंदे भारत। अरे कम से कम 3 गो इंटरसिटी चला दीजिए ना, 2 गो तो चलवे करता है, और ही 1-2 गो बढ़ा दीजिए, लोगों को सुविधा मिलेगा। दूसरा चलिए एक और ये भी आप नहीं कर सकते हैं। जो पाटलिपुत्रा से जो हम लोग का इंटरसिटी जो ट्रेन आता है उसका टाइमिंग 5:10 है, ठीक है। और एक और ट्रेन खुलता है जो मोतिहारी आता है, तो आप ये भी तो करा सकते हैं ना। लॉन्ग रूट की जो ट्रेन है उसको बाद में खोलिए। मोतिहारी जो ट्रेन आता है
वो ट्रेन को पहले खोलिए, क्योंकि यहाँ पे भी जो लंबी दूरी के यात्री हैं जिनको बगहा जाना है, मान लीजिए वो ट्रेन जब पटना से चलती है तो वो 5-10 में चलती है, तो उसमें मोतिहारी वाले लोग भी बैठ जाते हैं, मुजफ्फरपुर वाले लोग भी बैठ जाते हैं, हाजीपुर वाले लोग भी बैठ जाते हैं, और क्या होता है कि मतलब तमाम लोग बैठ जाते हैं। बेतिया के लोगों को और बगहा के लोगों को और चनपटिया के लोगों को सीट नहीं मिलता है, वो लोग खड़े होके आते हैं। तो अगर आप पहले मोतिहारी वाला जो इंटरसिटी ट्रेन जो चलाए हैं वो अगर चला देंगे तो नजदीक के जितने लोग रहेंगे उसमें बैठ के चले आएंगे, और ये जो ट्रेन है ये जो बाद में आएगा तो लॉन्ग रूट वाले जितने यात्री हैं उनको सुविधा मिल जाएगा। तो ये भी तो कर लीजिए ना, सब झोल है, सब पब्लिक जान गया है, समझे। तो चलिए विशेष अब हम क्या बात करें, तमाम सारे मुद्दों पे भाई लोग बात कर दिए हैं और हम भी सोचे कि थोड़ा सा अपना पक्ष रख दें। विशेष करण जी ही आपसे बात करेंगे, और चलिए रख देते हैं, बहुत लंबा हो गया। चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और कमेंट करके बताएं